गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सेकेंडरी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है, उसका नाम है भारत में जनसंख्या नीति। ये आपके द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। आप लास्ट चैप्टर जो कि हमने पॉपुलेशन के बारे में ही पढ़ा था, तो आज हम उससे संबंधित पॉलिसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। भारत में मानव संसाधनों के महत्व तथा उनकी विशेषताएं जान लेने के बाद ये प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि इन मानव संसाधनों में अनियंत्रित वृद्धि के कारण कौन कौन सी समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है और उनके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए देश में जनसंख्या नीति क्या कर रही है। ठीक है, योजनाबद्ध विकास के दौरान जनसंख्या नीति को किस प्रकार मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है, इसकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं, वर्तमान जनसंख्या नीति किस प्रकार देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है, उसके सुझाव, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में जनादेश तथा जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि से कई समस्याओं का जन्म हुआ है। जहां एक और देश में इन समस्याओं से देश का विकास बाधित हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी, आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय असंतुलन, आवासीय समस्या तथा विदेशी विनिमय संकट का प्रादुर्भाव हुआ है। जनसंख्या से संबंधित समस्या अथवा जनसंख्या के आर्थिक परिणामों का हमें एक बार इस संबंध में अध्ययन कर लेना जरूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि क्यों पॉलिसी बनाने में हमारे क्या क्या मापदंड होनी चाहिए और पॉलिसी में क्या क्या सुझाव आने चाहिए। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या से संबंधित समस्याएं, आर्थिक परिणाम निम्न है। पहला है आर्थिक विकास में बाधा की समस्या। जहां एक और देश में अनुकूलतम मानव संसाधन विकास को गति प्रदान करते हैं, वहीं जनाधिक्य और जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न कर विकास का मार्ग ही अवरुद्ध कर देते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती है और इस वजह से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती है। देश में खाद्य तेलों, दाल, उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग से देश में आयातों के बढ़ने और निर्यातों के घटने से विदेशी विनिमय संकट या विदेशी विनिमय असंतुलन की स्थिति का सामना हमें करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी व्यय की समस्या आती है। देश के आर्थिक संसाधनों पर अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार बढ़ जाता है। शिक्षा एवं आवास की समस्या के साथ साथ शांति और व्यवस्था बनाए रखने का सरकारी खर्चा बढ़ जाता है। देश में पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है और जनाधिक्य के कारण उत्पादन में अनुकूलतम एवं स्वचालित मशीनों के उपयोग में बाधा आती है। इस प्रकार विकास का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। बेकारी की समस्या, जनसंख्या के अधिक्य तथा उसमें विस्फोटक वृद्धि से श्रम शक्ति में वृद्धि होती है और विकास कार्यों में जब उन सबको खपाया नहीं जा सकता तो देश में बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, आप ये देखिए कि बेरोजगारों की संख्या हम अगर बात करें कि पहली योजना के समय 44 लाख बेरोजगार थे और अब उनकी संख्या लगभग बढ़कर 7 से 8 करोड़ के लगभग है। ठीक है, योजनाबद्ध विकास के प्रयासों से पिछले वर्षों में रोजगार उपलब्ध तो करवाया जा रहा है, लेकिन जो रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है और जितनी श्रम शक्ति अवेलेबल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और यह हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा पॉपुलेशन था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो कार्य शक्ति या श्रम बल का जो कार्यशील भाग है वो काफ़ी अधिक है, उसके बावजूद भी वास्तविक रूप से जो कार्य कर रहा है वो काफ़ी कम है, वो लगभग 40% के अमूमन आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी एवं निर्धनता की समस्या। जनाधिक्य के कारण दरिद्रता उत्पन्न होती है, क्योंकि जब देश में खाने वालों की संख्या कमाने वालों से अधिक हो तो देश के संसाधनों पर भार पड़ेगा, अनुत्पादक उपभोक्ताओं की भरमार हो जाएगी, बेकारी निरंतर बढ़ती रहेगी और आर्थिक विकास की गति मंद हो जाएगी। जैसा कि भारत में 2011-12 में जनसंख्या के ऊपर हमें पता है कि 21.9% जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ठीक है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि।
योजनाबद्ध विकास जो हमारा हो रहा है वह योजनाबद्ध विकास काफ़ी धीमा रहा है। राष्ट्रीय आय में अगर हम देखें औसतन 5.5% की वृद्धि हुई है। 1961 से 1993 में राष्ट्रीय आय में 21.5% की वृद्धि हुई है, पर प्रति व्यक्ति आय में केवल 58% की वृद्धि हुई है। एक अन्य अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय आय में 3.9% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर होने पर भी प्रति व्यक्ति आय में केवल 8.6% वार्षिक वृद्धि हुई है। यानी राष्ट्रीय आय जो हमारा रहा है उसमें वार्षिक वृद्धि दर 3.9% रहा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय हमारी इस समय 8.6% वार्षिक रूप से बढ़ रही थी। इस प्रकार आप ये देखिए कि हमारी जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है इसमें वृद्धि काफ़ी कम रही है। नेक्स्ट है खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की समस्या। चूँकि जनसंख्या जितनी अधिक तेज़ी से बढ़ेगी, खाद्यान्नों की समस्या उतनी ही ज़्यादा गंभीर रूप में सामने आएगी। ये हमने पहले देख चुके हैं कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो कि बोलता है कि जो कि बताता है कहीं ना कहीं कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है और आपके जो खाद्यान्नों में जो वृद्धि होती है वह अंकगणितीय दर से वृद्धि होती है। इस वजह से खाद्यान्नों के ऊपर भार पड़ता है। भारत में का अगर हम बात करें खाद्यान्न उत्पादन की, तो खाद्यान्नों में आप ये देखिए कि खाद्य तेल एवं दालों का आज भी अभाव बना हुआ है। इसकी वजह से महंगाई काफ़ी ऊंची है। नेक्स्ट है आवास की बढ़ती समस्या। वर्तमान में जनसंख्या के लिए आवास के लिए मोटे रूप से प्रतिवर्ष 15 लाख मकानों की आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें जनसंख्या का यही वृद्धि क्रम रहा तो गाँवों में 3 करोड़ और शहरों में लगभग 1 करोड़ आवास गृहों की कमी रहेगी और उनके लिए बिजली पानी की सुविधा मुहैया करवाना भी सरल कार्य नहीं होगा। अनुत्पादक उपभोक्ताओं का बढ़ता भार। अगर भारत में जनसंख्या की संरचना पर अगर हम बात करें तो आपको ये हम पहले कर चुके हैं कि 1961 में अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 25.6 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 1981 में 62% हो गई। अब भी देश में 60% जनसंख्या आश्रित एवं अनुत्पादक उपभोक्ताओं की श्रेणी में है, जो बच्चों, बूढ़ों एवं बेरोजगारों के रूप पर ध्यान दीजिए, बच्चों, बूढ़ों और बेरोजगारों के रूप में देश पर आर्थिक भार बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते भार की समस्या। अगर जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी उपलब्ध करवाना जरूरी होगा, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति देश के विकास में योगदान नहीं कर सकता है, अतः उनके स्वास्थ्य के ऊपर हमें जोर देना ही पड़ेगा। ठीक है। पूंजी निर्माण में बाधा की समस्या। जनाधिक्य से अर्थव्यवस्था में भार बढ़ता है, बचते गिरती है और विकास की गति कम हो जाती है। मानव शक्ति की पर्याप्त पूर्ति में मशीनों एवं स्वचालित यंत्रों के प्रयोग में बाधा आती है। आय के निम्न स्तर के कारण पूंजी निर्माण वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। विदेशी विनिमय संकट को बढ़ावा। देश में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात करना होता है और ये आयात कहीं ना कहीं हमारे विदेशी विनिमय संकट को बढ़ावा ही देते हैं। हम जो विदेशों से जो हम ऋण ले रहे हैं, सहायता, अनुदान अथवा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर जो उपकरणों का हम आयात कर रहे हैं, उससे विदेशी विनिमय संकट बढ़ रहा है। नगरीकरण की समस्या। चूँकि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ रहा है, इस वजह से जो खेती वाली भूमि है वो उनके ऊपर मकानों का निर्माण हो रहा है। इस वजह से खेती कम होती जा रही है और जनसंख्या चूँकि जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है वो शहरों की तरफ बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं पूरे शहर नहीं, आधे शहर नज़र आ रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जहाँ ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या का अनुपात 1951 में 8.5 के लगभग था, आज वह गिरकर 8.3 अनुपात रह गया है। ठीक है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी को ये रोज़गार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गाँवों से शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहा है। इस वजह से नगरीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। निरक्षरता की समस्या। जनाधिक्य के कारण चाहते हुए भी
सरकार ना तो शिक्षा के लिए बहुत अधिक व्यय कर सकती है, ना ही गरीबों को अनिवार्य शिक्षा के लिए बाध्य कर सकती है। आज भी निरक्षरता हमारे काफ़ी अधिक मात्रा में है। 1951 में भारत में निरक्षरता का प्रतिशत 83.4% था, जो 2011 में गिर के 26% रह गया है। फिर भी अगर हम और देशों के कंपैरिजन में देखें तो ये काफ़ी अधिक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं भारत में जनसंख्या संबंधी नीति, तो आप ये देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक जनसंख्या समस्या इतनी विकट नहीं थी, अतः जनसंख्या से संबंधित कोई नीति निश्चित नहीं की गई थी। योजना आयोग ने 1950 में आर्थिक विकास में मानव संसाधनों के महत्व को देखते हुए उनके विकास पर ध्यान आकर्षित किया। फिर भी प्रथम योजना से तृतीय योजना तक जनसंख्या समस्या पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण था कि जहां 1951-56 की पहली योजना में परिवार नियोजन हेतु केवल 65 लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया गया, वहीं दूसरी योजना में 5 करोड़, तीसरी योजना में 25 करोड़ व्यय का प्रावधान था, जो 7वीं योजना में बढ़कर 2,958 करोड़ रुपए हो गया। यानी आप ये देखिए कि जनसंख्या के ऊपर जहां हमारा पहले इतना अधिक हम फोकस्ड नहीं थे और हम इतना अधिक व्यय नहीं कर रहे थे, वो धीरे धीरे व्यय अपना बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो देखिए 2.5% की वार्षिक वृद्धि के कारण जनसंख्या को हमने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई और चौथी योजना में इसके लिए 277 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया। भारत में जनसंख्या नीति मुख्य रूप से अगर हम बात करें 1951 से मार्च 1976 तक भारत में जो जनसंख्या नीति थी मुख्यतः परिवार नियोजन तक ही सीमित रही। इसके बाद में जो हमारी पहली जनसंख्या नीति आई वह 1976 में आई, जो कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय आई और इस समय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला, विवाह योग्य आयु में वृद्धि। विवाह योग्य आयु जो बढ़ाकर वो कर दी गई है, लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई और विवाह के पंजीकरण की इसमें बात की गई। नेक्स्ट है, राज्यों को केंद्रीय सहायता का 8वां हिस्सा मुख्यतः परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के साथ संबद्ध किया गया। छोटे परिवारों को सिद्धांत रूप से मान्यता देकर प्रलोभनों की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, नसबंदी एवं लूप लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई। राज्यों के विधानमंडल और एवं लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित थी, ताकि राज्य सरकारें परिवार नियोजन कार्यक्रम में रुचि लें। परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहयोग देने वालों को प्रोत्साहन और आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की गई। जनसंख्या संबंधी अनुसंधान एवं शोध कार्यों को बढ़ावा दिए जाने पर इसमें बल दिया गया। जनसंख्या लड़कियों की शिक्षा और शिशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। जनसंख्या एवं यौन संबंधी शिक्षा पर बल दिया गया, ताकि नवदंपति जनसंख्या समस्या के बारे में उत्तरदायित्व की भावना को अपना सके। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग उनके अंदर आ सके। नेक्स्ट है, चंदे की रकम को आयकर से मुक्त किया गया। जो चंदे सरकारी और गैर सरकारी मान्य संस्थाओं स्थानीय निकायों को परिवार नियोजन हेतु दिए जाएंगे, वे आयकर मुक्त किए गए। 1976 की जो जनसंख्या नीति थी, इसमें जनता सरकार का जो संशोधन किया गया उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो संशोधन किया गया, चूँकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में जनसंख्या नीति आई और इसमें चूँकि परिवार नियोजन और बंध्याकरण के कार्यक्रम के ऊपर क्या कर दिया, सख्ती की गई थी इस टाइम पे। तो ऐसे में जब इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में कांग्रेस हार गई और इस वजह से जनता सरकार स्थापित हुई। जनता सरकार में राजनारायण द्वारा ये 1977 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का संशोधित प्रारूप रखा गया। ये संशोधित प्रारूप में निम्न बातें हैं, जैसे स्वैच्छिक कार्यक्रम, यानी इसे अनिवार्य नहीं, वॉलेंटरी बना दिया गया। ठीक है, कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया, ताकि उसमें लोग स्वतः आकर्षित हों। निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई। परिवार नियोजन के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु 5,000 रुपये तक देने की व्यवस्था की गई। जनता सरकार की सदारतापूर्ण नीति से परिवार नियोजन कार्यक्रमों को भारी झटका लगा। नसबंदी ऑपरेशनों की संख्या 1976-77 के 82 लाख के मुकाबले 1977-78 में 6.4 लाख रह गई। इस प्रकार ये जनसंख्या नीति 1976 की इसके बारे में इसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट हम आगे इस पे जनसंख्या नीति 2000 की पॉलिसी को भी देखेंगे। धन्यवाद।